अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। ये हमने मतलब लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व किया था, तो वो वीडियो हमने उधर तक कंप्लीट की थी। वो बाय चांस डिफ़ॉल्ट खुद ही वो सेव होगी थी। तो नेक्स्ट हम उससे आगे क्वेश्चन को जो है ना सॉल्व करते हैं। ये आपका पीपीएससी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 2013 का पेपर है, उसका क्वेश्चन नंबर 17 16 तक का पिछले लेक्चर्स में हो गए थे। 8 क्वेश्चन मैं सोल्व करके आपको वीडियो सेंड कर रहा हूँ। तो 17 में क्वेश्चन में है, वो कहता है कि ये भी ग्रुप से रेलिवेंट है कि ग्रुप साइक्लिक है, इनमें से कौन सा। ये 4 ऑप्शंस दिए गए, इनमें से साइक्लिक ग्रुप कौन सा है। तो उसमें कहता है कि साइक्लिक ग्रुप देखने के लिए आपको ये फार्मूला आना चाहिए कि भी सेट जेड एम मल्टीप्लाई जो है ना जेड एन हो तो वो साइक्लिक हो। कब? जब उन दोनों का एम और एन जो नीचे दिए गए होंगे, जैसे ये नीचे दिए गए हैं, ये इनका जीसीडी 1 होना चाहिए। ये थ्योरम है, ये याद रखिएगा। तो इसमें जीसीडी बस निकालना है। अब आप देख लो 2 और 4 का जीसीडी निकालो, एलसीएम जिसको हम कहते होते हैं, तो वो निकालें तो 2 और 4 का एलसीएम 2 बन रहा है, ये चेक कर लें। 2 और 6 का भी एलसीएम आपके पास 2 बन रहा है, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल 3 और 4 का जब देखते हैं तो सिर्फ वही बन आता है, 3 और 6 का भी 2 बन रहा है, तो सिर्फ यही ऐसा है कि भी जो, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 कैलकुलस में से है आपका, इसकी लिमिट निकालनी है जी। लिमिट है 1 प्लस कोस अंडर रूट और 2 के ऊपर अंडर रूट है, एक्स के ऊपर नहीं है। ये इधर मैंने थोड़ा सा इसको अलग करके लिख दिया, अंडर रूट वाले एक साइड पे कर दिए, एक्स वाला एक साइड पे कर दिया। इनमें से ये आंसर है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो ये वाला एक फार्मूला बन रहा है हमारे पास साइन का, हमें पता है हाफ एंगल साइन का फार्मूला, तो इसकी जगह पे सिर्फ साइन रखना है। थोड़ा सा देख लें कि क्वेश्चन उसने घुमा के दिया, हालांकि कुछ भी नहीं है, तो ये साइन बन रहा है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो साइन एक्स ओवर एक्स हमें पता है सैंडविच थ्योरम में 1 होता है, तो वो आ गया। अगर यहीं एफिनिटी में दे दे तो आपने याद रखना ये 0 होगा, ठीक है जी। तो साइन एक्स ओवर एक्स 0 होगा, या टेन एक्स ओवर एक्स भी आपके पास जो होता है साइन एक्स ओवर एक्स एट 0 लिमिट, या टेन एक्स ओवर एक्स एट 0 लिमिट इक्वल टू 1 होगा। नेक्स्ट है जी, ये भी ग्रुप से ताल्लुक रखता है क्वेश्चन। सम ऑफ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 फॉर्म आर। स्केयर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का क्या बनाता है। अब इसमें एक चीज़ का बस जहन में रखना है, वो हमें इसने नहीं बताया है। स्केयर मैट्रिक्स आपने ऑर्डर 3 का लेना, जो मर्जी ले लें। चलें जी, मैं एक मसलन बना ही देता हूँ। हमारे पास एक मिसाल है, लेट्स सपोज A11 A12 13 21 22 23 31 33 32 33। तो ये है 3 ऑर्डर का ले लिया, तो वो क्या है, ग्रुप है, सेमी ग्रुप है, मोनोइड है, ग्रुपॉइड है, क्या है। अब उसके लिए आपको चारों ये डेफिनेशन आनी चाहिए। तो अभी जो मैंने बात की कि हमने एक बात का ख्याल रखना है, वो क्या है, वो भी मैं लास्ट पे आपको बताता हूँ। ग्रुपॉइड में सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती होती है, ठीक है जी। वो चाहे अंडर एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है। ए जमा बी बिलोंग टू आपका वो मैट्रिक्स जो होगा उसमें से, अगर सपोज हमने वो रियल में से लिया तो रियल में से आ जाएगा, या ए मल्टीप्लाई बाय ऑफ दिस, जिसमें से भी है वो आपका सेट हो जाएगा। सेमी ग्रुप में क्लोजर भी हो और एसोसिएटिव भी, ये वाली भी हो और एसोसिएटिव भी हो। एसोसिएटिव अंडर एडिशन में हमारे पास इस तरह हो जाती है, ए बी प्लस सी और इक्वल टू ए बी और प्लस सी, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास ए डॉट बी डॉट सी बराबर ए डॉट बी इंटू सी। मोनोइड में क्लोज भी हो, एसोसिएटिव भी हो और आइडेंटिटी भी हो, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। और उसके अलावा ग्रुप में क्लोज, एसोसिएटिव और आपके पास आइडेंटिटी और इनवर्स होना ज़रूरी है। अब अगर तो यहाँ एक लफ्ज़ बोल देता सम ऑफ स्केयर मैट्रिक्स विद जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, या इन्वर्टिबल बोल देता, तो फिर हमारा ये ग्रुप होना था। अब यहाँ उसने नहीं बोला है, तो अब हमें नहीं पता है वो मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ठीक है जी। तो फिर ये हमारा मोनोइड होगा, क्योंकि हमें पता है स्केयर मैट्रिक्स जो होता है वो क्लोज भी रखता है, एसोसिएटिव भी, आइडेंटिटी भी रखता है। इनवर्स तब होना था जब हमें वो पता होता है इन्वर्टिबल है, नॉन सिंगुलर है, या नॉन इन्वर्टिबल है, सिंगुलर है। तो फिर ये होना था
तो चूँकि ये नॉन सिंगुलर के लिए होता है, इसलिए ग्रुप तब होना था। तो अब ग्रुप फिर नहीं होगा, ये फिर मोनोइड होगा। हमें उसने नहीं बताया है, हम फिर इसको मोनोइड के लिहाज से सॉल्व करेंगे, ग्रुप के लिहाज से नहीं सॉल्व करेंगे। ये वो बात थी। नेक्स्ट वन है जी क्वेश्चन नंबर 20 वेक्टर स्पेस में से है। वो कहता है डायमेंशंस ऑफ रो स्पेस कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश ऑफ द मैट्रिक्स। इसका एग्जैक्ट आंसर रैंक आता होता है। ये भी थ्योरम से लिया गया है, थ्योरम से नीचे मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो थ्योरम क्या है जी हमारे पास, एक रो स्पेस क्या होता है या कॉलम स्पेस क्या होता है आपको पता हो, बेसिस क्या होती हैं आपको, फिर रैंक की तरफ हम आते हैं। अगर ये एक एमक्रोसन मैट्रिक्स हो तो रो स्पेस या कॉलम स्पेस दोनों की सेम डेफिनेशन है। सब स्पेस ऑफ आर एन जितने में से वो होगा, टू में से होगा, स्पेस में से, थ्री में से, जितने में से भी है, वो स्पैन करे अपनी रो के लिहाज से या कॉलम के लिहाज से। बेसिस वी वेक्टर स्पेस हो किसी भी फील्ड का तो आप एस कंटेन इन वी देन एस इज कॉल्ड बेसिस ऑफ वी इफ एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ दिस। अगर आपका एस लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो वो जिसमें ये हमें आएगा वेक्टर्स का कोई क्वेश्चन आगे मज़ीद, तो उसमें इसके रेलिवेंट फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंडिपेंडेंट लीनियरली और डिपेंडेंट क्या होते हैं। इसमें बेसिकली होता है कि भी जो स्केलर्स हैं वो तो ज़ीरो हो सकते हैं या सारे होते हैं, लेकिन वेक्टर्स ज़ीरो नहीं होते होते हैं। इसी तरह डिपेंडेंट में हम एक दूसरे के डिपेंडेंट्स वेक्टर्स को देखते होते हैं। आगे है नल स्पेस। कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास वो कहता है देन द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन AX, अगर वो होमोजेनियस में से वो सब स्पेस Rn की हो, वो नल स्पेस होती है एंड डिनोटेड बाय एनल ऑफ ए डिमेंशन ऑफ, जैसे ये इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास, तो वो सारी नलिटी ऑफ ए डिमेंशन के लिहाज से हम बात करते हैं, क्योंकि होमोजीनियस के लिए ये नल स्पेस के लिए होता है। अब हमारा जो टारगेट था कि भी वो क्या आता है, उसके लिए ये रैंक का थ्योरम है। डिमेंशंस ऑफ रो और कॉलम स्पेस किसी भी मैट्रिक्स की वो रैंक कहलाते हैं। ये सारे थ्योरम्स चारों मैंने आपको बताए हैं, तो ये आप देख सकते हो वो रैंक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आपका कैलकुलस सॉरी वेक्टर से था, वेक्टर में से है। वेक्टर्स में वो कहता है कि ए क्रॉस बी और सी वेक्टर्स जो हैं लाइन इन द प्लेन, एक प्लेन पे लाई करते हैं। वो वेक्टर्स कंटेनिंग वेक्टर्स जो हैं हमारे पास हैं। तो जी हमारे पास क्वेश्चन है जी, ये वेक्टर्स जो हैं ये लाई कर रहे हैं, इनमें कौन कौन से वेक्टर्स जो है कंटेन कर रहे हैं, ए बी सी, ए सी बी सी और बी और ए। हमने क्या किया, द वेक्टर इसको सॉल्व करने का ये होता है, किसी दो वेक्टर जो ब्रैकेट वाले होते हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑन विच ए एंड बी, ए और बी के ऊपर वो लाई कर रहे हैं। दस टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट बाय ए एज ऑफ दिस, यानी कि इसका आप इसके साथ ये क्रॉस कर रहे हैं, इसको आपने जी का नाम दे दिया, क्रॉस ऑफ विद एन अदर एलिमेंट उसको कोई और नाम दे दिया। इज द रिजल्ट विल बी द वेक्टर परपेंडिकुलर टू जी सी, ये जो एफ होगा फिर इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। जैसे ये दोनों इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये वाले इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो सेम इसी तरह हमने इसको जी का नाम रख दिया और सी के साथ जब क्रॉस किया तो कोई और वेक्टर आ जाएगा, वो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। दस ए क्रॉस बी लाइन इन द प्लेन ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। तो फिर हमारे पास ये लाई कर रहे हैं, बेसिकली दो फंक्शन ही बन रहे हैं ना, एक ये बन रहा है और एक इटसेल्फ जी बन रहा है, तो दो हमारे पास बन रहे हैं, तो उनमें ये लाई करेगा। तो जी ये इसका इस मुताबिक करेक्ट आंसर हमारे पास है, ये वाला बनता है जी। क्वेश्चन नंबर 22 है, लॉजिक्स ऑपरेटर्स में से एफएससी का समझ लें क्वेश्चन है 11th क्लास का। उसमें से उसने कहा है कि भी इसको चेक करें, ये क्या है, कंट्राडिक्शन है, टोटोलॉजी है, सिंपल प्रोपोजिशन है, या कुछ भी नहीं है। टोटोलॉजी में क्या होता है कि सारी स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू आती हैं, जितने भी फंक्शंस हों पी क्यू आर जितने भी हैं वो सब की स्टेटमेंट जब आप सॉल्व करते हैं हर कंडीशन के लिहाज से, तो वो ट्रू होनी चाहिए। ठीक है। कंट्राडिक्शंस में होता है कि भी आपके पास सारी स्टेटमेंट, इसको एब्सॉर्टरी भी कहते होते हैं, सारी स्टेटमेंट फॉल्स आती होती हैं, ये आप देख सकते हैं। उसमें उसका ट्रू आता होता है, सारी स्टेटमेंट या वेरिएबल्स की जो होती हैं ना वो सारी ट्रू होती हैं, ये देख सकते हैं। कॉन्टीजेंसी में होता है कुछ ट्रू आ गई कुछ फॉल्स आ गई, जो मर्जी आ रहे हैं, इसमें कोई कंडीशन है
नहीं होती है। तो जी अब हम देख लेते हैं अपने उस क्वेश्चन को। पी एंड क्यू है, पहले पी और क्यू का एंड करें। एंड में होता है जब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, अदरवाइज सारे फॉल्स। जब ये जैसे ये ट्रू है तो ट्रू, बाकी फॉल्स आ गया। तो इसका फिर हमने बनाना है पी के साथ एक लिंक इफ़ एंड देन वाला। ये इफ़ एंड देन इसको कह देते हैं, इफ़ एंड देन। इसमें ये होता है कि भी अगर पहली स्टेटमेंट ठीक होगी तो फिर अगली ठीक होगी। मीन्स ऐसे है कि भी अगर आप लाहौर में रहते हैं, मैं लाहौर और पाकिस्तान की बात करता हूँ, बिलफर्ज ये लाहौर है, ये पाकिस्तान। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो फिर आप पाकिस्तान में भी रहते हैं। ठीक है जी। तो अब हमारा इसका और इस पी का ताल्लुक है, तो देख सकते हैं अगर आप लाहौर में हैं तो आप पाकिस्तान में भी। आप लाहौर में नहीं हैं लेकिन आप पाकिस्तान में हैं, बिल्कुल हो सकते हैं किसी और शहर में आप पाकिस्तान के हैं। आप लाहौर में नहीं हैं और ना ही आप पाकिस्तान में हैं, ये भी सही है। आप किसी और कंट्री में हो सकते हैं, ना आप लाहौर में हैं ना आप पाकिस्तान में हैं। डेफिनेटली जो ऊपर वाली स्टेटमेंट ही है। तो सारी स्टेटमेंट ट्रू आई हैं तो टोटोलॉजिकल स्टेटमेंट कहलाएगी हमारे पास ये। नेक्स्ट वन है जी हमारे पास वेक्टर स्पेस में से। वो कहता है कि भी एक्स और वाई वेक्टर स्पेस में से हैं। कोई फील्ड एफ विद डिमेंशन एक्स की एम है और वाई की एन है, तो दोनों की मुश्तरका डिमेंशन क्या होगी। ये आप एक थ्योरम याद रख लें। उसमें ये होता है कि भी अगर एक की डिमेंशन एम हो, दूसरे की वेक्टर स्पेस की एन हो, तो दोनों की इकट्ठी डिमेंशन दोनों का ज़रब होती है। अगर एक्स और वाई आपके पास, ये शर्त ये है फाइनाइट होने चाहिए, इनफाइनाइट के लिए नहीं होगा। वेक्टर स्पेस एम है, दूसरे की एन है, तो दोनों की इकट्ठी होमोमॉर्फिज्म जब हम देखते हैं तो एम क्रॉस एन होती है। एम क्रॉस एन लिख लो या एम एन लिख लो, एक ही बात है। तो इसकी ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है जी डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका क्वेश्चन। तो इसकी आपने ऑर्डर भी बताना है और डिग्री भी बतानी है इस डिफरेंशियल का। ये क्वेश्चन अक्सर आया हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अब उसमें हमें ना ऑर्डर और डिग्री भूल जाता होता है, उसमें प्रॉब्लम बन जाती है, समझ नहीं आती है, जिसकी वजह से आप याद रख लो ऑर्डर क्या होता है। आपने हाईएस्ट डेरिवेटिव बस देखना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें से हाईएस्ट डेरिवेटिव देख देते हैं वो ऑर्डर। फिर उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की जब निकल हमें पता चल गया ये हाईएस्ट डेरिवेटिव, फिर आप उसकी डिग्री देख लो, उसकी हाईएस्ट की डिग्री देख लो, वो उसकी जो है ना पावर देख लो, वो उसकी डिग्री कहलाती होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है। इसमें पहले इसको ख़त्म करें, इस पावर को 2/3 का। इसको ख़त्म करने के लिए हमने मल्टीप्लाई 3 से किया दोनों तरफ। जब 3 से करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 2 रह जाएगा बस, इधर 3 का लिहाज से 4 की पावर 3 और ये मैंने कर दिया। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो ना, ये नहीं है बल्कि ये है। तो ये आपका कितने का है, थर्ड ऑर्डर का है, तो इसके ऑर्डर कितना हो गया 3। इसकी आगे पावर देख लो कितनी, हाईएस्ट डेरिवेटिव वो भी 3 है, तो 3 इसका करेक्ट आंसर आ गया। जी तो ये एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लेंथी है, ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करके बताऊंगा कैसे है। तो हम अभी क्वेश्चन नंबर 27 वाला कर लेते हैं, छोटा सा है, फिर हम इसको वीडियो को वाइंड अप करते हैं, तो ताकि नेक्स्ट हम अगली वीडियोज़ में इनको डिस्कस कर दें। सोल्यूशन नहीं, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का था, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये भी पेपर में मसलन आपके आया है। तो इसका वो कहता है कि हल निकालें, बिल्कुल आसान सा हल है, जैसे हम ये भी ऐसे समझ 12वीं क्लास का क्वेश्चन ही है। तो हमने इसका इंटीग्रल किया करने के बाद हमें जो एग्जैक्ट आंसर मिल गया वो कुछ ये है। इसका ये आ जाएगा हमारे पास, सी कांस्टेंट है, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो ये आ जाएगी सी ओ डी। इसका करेक्ट आंसर है ये बन रहा है। ठीक है जी। उम्मीद है कि भी आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। फिर भी इंसान है, गलती का पुतला है, कोई गलती हो सकती है। सॉल्यूशंस निकाले हैं तो अगर कोई क्वेश्चंस का सॉल्यूशन गलत हो या कुछ है तो आप मुझे अपनी जो है बेहतरीन राय दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। इस तरह ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे, सीख सकेंगे। और काइंडली आपसे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने जो है ना, उसके अलावा ताकि मज़ीद आपको वीडियोज़ मिल सकें। आपकी ये मेहरबानी होगी। आप थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।